हेलो बच्चों। बेटा पिछले लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। देखो बताया गया था आपको कि पोटेंशियल एनर्जी भी आपने थोड़ा फेमिलियर होंगे आप इससे, लेकिन आज हम डिटेल पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम लोग करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो थोड़ा एक बार इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जनरली दो प्रकार की होती है, दो इसके टाइप्स होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी बॉडी की पोजीशन के कारण होती है, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position is called gravitational potential energy। जबकि जो कॉन्फ़िगरेशन शेप वगैरह के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे मैं पोजीशन के लिए एग्जांपल लेता हूँ कि कोई भी आप लोग कहते हो एक नेल है, कील, और एक हैमर जो होता है एक हाइट के ऊपर रखा था। कोई भी मास है, ये ब्लॉक है, ये मान लेते हैं ये ब्लॉक एक हाइट पे है, आपने उसको पकड़ रखा है। जब आप इसको ड्रॉप करते हो, छोड़ दिया आपने इसको, तो छोड़ने के बाद ये इसके ऊपर आके गिरेगा तो ये नेल क्या करेगी, अंदर डिस्प्लेस होगी किसी बॉडी में कि जहाँ भी ये सरफेस के ऊपर थी उस सरफेस के अंदर ये चली जाएगी। दिस मीन्स दैट जब ये नेल अंदर गई इसका मतलब है कि वर्क डन हुआ, कार्य हुआ है। और यदि कार्य हुआ है तो कार्य तो कब होगा, जब एनर्जी होगी तो कार्य होगा ना। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। यदि एनर्जी जीरो है किसी बॉडी के पास तो कार्य कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है। इसने कार्य किया, इस ब्लॉक ने जब इस कील के ऊपर ये गिरा तो वर्क हुआ। मतलब क्या था, इसके पास एनर्जी थी। एनर्जी किसकी वजह से थी, इसकी हाइट की वजह से थी, इसकी पोजीशन की वजह से थी। और इस प्रकार की एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे केस में मैं ये मानता हूँ ऐसे कि ये एक स्प्रिंग है एंड देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास, वट एवर बी द मास, m1 m2 कुछ भी मास है, ए मास इज अटैच्ड टू दिस स्प्रिंग। अब आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस किया, थोड़ा सा इस मास को आगे की तरफ ले जाके, और जैसे ही आप लोग छोड़ते हो तो ये स्प्रिंग इस मास को वापस क्या करती है, धकेलती है। यहां जब मास को आपने थोड़ा कंप्रेस करके छोड़ दिया, यहां तक आपने कंप्रेस किया, आपने छोड़ दिया, बॉडी डिस्प्लेस हुई, वर्क डन मतलब कार्य हुआ। और कार्य हुआ क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी थी स्प्रिंग के पास और उस एनर्जी के कारण स्प्रिंग ने इसके ऊपर कार्य किया। तो ये जो एनर्जी थी वो उस स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन के कारण थी। यदि नेचुरल लेंथ में होता स्प्रिंग तब ये वर्क डन उसके ऊपर नहीं कर पाता, और उसमें किसी प्रकार की क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की एनर्जी स्टोर्ड नहीं थी। तो जो कॉन्फ़िगरेशन के कारण, ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेंगे। जैसे टॉय कार होती हैं, छोटे बच्चों की जो कार वगैरह होती है उसके अंदर स्प्रिंग होती हैं। जैसे आप उसको स्प्रिंग को दबाकर छोड़ते हैं तो वो जो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको कंप्रेस किया गया या उसको इलोंगेट करते हैं, इन दैट केस वो एनर्जी, उस एनर्जी के कारण वो टॉय कार आगे बढ़ती है, आगे मूव करती है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये तो बेसिकली हमने ये था एग्जांपल से ये समझा कि जो पोजीशन के कारण एनर्जी है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को निकालने जा रहे हैं हम। तो देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको एक एक जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से, और आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आप लोग इसी कंसेप्ट पे सोल्व कर पाओगे। तो देखिए,
तो हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है इज ड्यू टू द पोजीशन, ड्यू टू द हाइट ऑफ द बॉडी। कंसीडर ए मास। हमने एक मास को कंसीडर किया। मास कितना है m, जिसके कारण उसका वेट जो है mg, जो उसका वेट था वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है। आपने क्या करा, इस मास को एक हाइट तक रेज कर दिया। कितनी हाइट तक रेज किया आपने? h हाइट उसकी रेज की। मास को कितनी ऊपर लेके गए आपने? इसको लिफ्ट किया, लिफ्ट ऊपर की तरफ। तो जब आपने इसको लिफ्ट किया है, आपने इसको उठाया इस वेट को, तो फोर्स तो एग्जर्ट करना पड़ेगा ना, बनता है वो फोर्स। तो मतलब ड्यू टू द एक्शन ऑफ ए अप्लाइड फोर्स विच इज इक्वल्स टू एफ, किसके बराबर फोर्स आपने लगाया? एफ फोर्स लगाया, और आपने इस बॉडी को मूव कर दिया। कहां पर? एक एच हाइट के ऊपर आप इसको लेके गए। अब दो बातें यहां से निकल के आती हैं कि विदाउट एक्सेलरेशन आपने मूव करवाया। जी बिल्कुल, मैंने कंसीडर किया है कि एक्सेलरेशन जो था, जब यहां से आपने बॉडी को उठा के यहां लेके गए हो, तो जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन, हालांकि वेट उसका नीचे की तरफ लग रहा था, और जो आपने उसको ऊपर उठाने के लिए एक फोर्स अप्लाई किया है एफ के बराबर, लेकिन फिर भी एक्सेलरेटेड मोशन में आप नहीं लेके आए। एक्सेलरेशन नेट कितना था बॉडी का? 0। विदाउट एक्सेलरेशन हम लोग इसको मूव करवा रहे हैं। तो इक्वेशन नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स F माइनस एम जी, बॉडी ऊपर जाती है तो F माइनस मैंने एम जी लिखा। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसमें 0 है तो 0 के बराबर F इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से आपका एक पॉइंट क्लियर होता है कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया है इस बॉडी के ऊपर टू रेज द ऑब्जेक्ट अप टू ए हाइट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी। कौन से केस की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं यदि हमने इस बॉडी को मूव करा है विदाउट एक्सेलरेशन, तो वर्क डन आपने कितना किया? जितना कार्य किया वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर भाई? हम पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो कि जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी या फिर पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी होती है, तो वर्क डन आप निकाल दें, वो आपकी क्या निकल जाएगी? एनर्जी निकल जाएगी। तो वर्क कितना हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाइट के बराबर। अब डायरेक्शन कोस थीटा का कई बार कह देते हैं बच्चे जी कोस थीटा क्यों नहीं लगाया? तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, हाइट भी आप लोग, डिस्प्लेसमेंट जो था उसका वो भी ऊपर की तरफ है। एंगल कितना बन जाएगा? ये 0 डिग्री का, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा यदि विदाउट एक्सेलरेशन मूव करवाते हैं? तो mg के बराबर, और हाइट ये, दैट इज द वर्क डन। और यही वर्क डन किसके रूप में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। किससे रिप्रेजेंट की गई है? पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है किससे? हमने पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है U से। तो U जनरली रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनटू द बॉडी। क्लियर है? यहां देखिए वर्क डन जो है बाय द अप्लाइड फोर्स आया वो mgh है, और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यदि निकाला जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, जबकि ऑब्जेक्ट किधर जाता है? ऊपर की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन है दैट इज नेगेटिव, जबकि अप्लाइड जो फोर्स था उसके कारण वर्क डन जो आपका है वो पॉजिटिव है। इफ बॉडी इज विद एक्सेलरेशन मूव करती है तो फिर आप लोग क्या लिखोगे? कोई भी एक्सेलरेशन a है ma, तो नेट फोर्स ma प्लस mg, और उस केस में आप जो यहां लिखेंगे वो कितना आ जाएगा? ma प्लस g इंटू एच, तब ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। इससे पिछले यूनिट में हमने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़े थे, और जो इक्वेशन जो ये बनती है न्यूटन सेकंड लॉ के बेसिस के ऊपर, वो आपने बहुत से क्वेश्चंस के अंदर हमने बनाई थी। तो यहाँ मैं समझूंगा कि आपको ये सभी पॉइंट्स जो होंगे वो क्लियर होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई भी बॉडी है जिसका वेट गिवन है, वेट ऑफ ए बॉडी इज 300 न्यूटन। मैं मास नहीं बोल रहा हूं, मैं वेट की बात करता हूं कि कंसीडर किया मैंने किसी बॉडी का वेट है 300 न्यूटन है,
इज रेज्ड अप टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, कितनी मीटर तक की हाइट को, 10 मीटर हाइट तक उसको रेज किया गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप लोग ले सकते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यदि विदाउट एक्सेलरेशन उसको हाइट तक रेज किया गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए U इज इक्वल टू एम जी एच, फॉर्मूला आपका m कितना आएगा, देखिए वेट जो था W इज इक्वल टू एम जी के बराबर, तो एम जी आपका है 300 न्यूटन, तो जी कितना आ जाएगा 300, m कितना आ जाएगा 300 बाई जी, 10 इज इक्वल टू 30 kg, ठीक है। तो जो 30 kg उसके ऊपर उसका मास आ गया है, तो 30 किलोग्राम, ग्रेविटी 10, और हाइट कितनी रेज की गई है 3000 जूल। दूसरा केस ये भी पूछ सकता है कि बॉडी इज रेज्ड अप टू ए हाइट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन व्हाट, तो आप क्या करेंगे, तो जी यदि एक्सेलरेशन से मूव करवाया गया है तो जो नेट फोर्स होगा दैट इज इक्वल्स टू, या एफ अप्लाइड जो फोर्स है एफ, दैट इज माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और फोर्स आपको जो लगाना पड़ेगा एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ठीक है ना, यही आएगा ना। अब जो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन जो है वो इस केस में कितना होगा, m इंटू जी प्लस ए इंटू एच, 30 मास था, जी 10 था, 5 एक्सेलरेशन था, और हाइट कितनी थी 10 थी, तो 10 और 5 15, 4500 जूल, ठीक है। तो अब की बार वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा 4500 जूल। ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्प्लेक्स है इसके कंपैरिजन में। तो देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, एक मास उसके साथ मैंने बांध दिया है, मास का हमें कोई मतलब नहीं है। एक ब्लॉक ऑफ मास m is attached to the spring. One end of the spring is connected to a rigid support and the other end of the spring is attached with a mass. स्प्रिंग के अंदर फिलहाल ये अपनी नेचुरल लेंथ में है, इक्विलिब्रियम है ना, कोई किधर भी मास मूव नहीं करेगा। अब क्या करता हूं मैं, इसके ऊपर एक फोर्स मैंने अप्लाई किया, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, थोड़ा कंफ्यूज होने से बचोगे आप। F मैंने इसके ऊपर एक फोर्स जो था उसको मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये इतना जनरली आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने थोड़ा सा स्प्रिंग को इलोंगेट करवाया, उसमें उसको एक्सपेंड करवाया, और जब आप उसको छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग के अंदर वो जो मास लगा था, वो जो स्प्रिंग थी, वो बैकवर्ड वापस जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। ऐसा क्यों होता है, वो वापस क्यों गया, वापस जाने के लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार किस किस वजह से वो वापस जा सकता है। तो थोड़ा यदि आप लोग इस पे मंथन करते हो तो आपको लगेगा कि जरूर स्प्रिंग के अंदर कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो उसको वापस लेके गया है। और वो फोर्स कब आया, कब आया, जब तक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था तब तक वो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि तब तो स्प्रिंग ना पीछे जा रहा था ना आगे जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा उस स्प्रिंग को, थोड़ा सा उस मास को आगे की तरफ खींचा, तो हमने पाया कि जितना हमने खींचा, मतलब एक्सपेंशन यदि जितना आप क्रिएट करेंगे, इलोंगेट जितना आप स्प्रिंग को करवाएंगे, तो उस इलोंगेशन के अकॉर्डिंग ही वो वापस जाता है। यदि आपने ज्यादा इलोंगेट करवाया है तो स्प्रिंग के भी तेजी से वापस जाएगा। यदि आपने थोड़ा इलोंगेट करवाया, थोड़ा सा खींच के स्प्रिंग को छोड़ दिया, तो स्प्रिंग थोड़ा धीरे जाएगा। ज्यादा खींच के आपने छोड़ा, स्प्रिंग तेजी से वापस जाएगा।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो उसको वापस खींचने वाला फोर्स था, जो फोर्स उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल शेप में वापस ले जा रहा था, वो फोर्स, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि आपने स्प्रिंग की लेंथ कितनी चेंज की है। बात समझ गई? तो जो जैसे ही मैंने इसको आगे की तरफ खींचा, जैसे ही आपने फोर्स लगाते गए आप इसके ऊपर, इसके अंदर एक फोर्स सेट अप होने लगा जिसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता गया। किसके साथ? स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज कर रहे थे, जितना चेंज आप लोग उसमें करते गए, उसी हिसाब से उस स्प्रिंग के अंदर वो फोर्स बढ़ता गया है। तो उसको मैंने स्प्रिंग फोर्स का नाम दिया है। ये आपका अप्लाइड फोर्स था, अप्लाइड या स्ट्रेचिंग फोर्स बोल देते हैं इसको, कंफ्यूज ना हो। स्ट्रेचिंग, जिससे आपने इसको स्ट्रेच किया, जो स्ट्रेचिंग या फिर कंप्रेस करोगे तो इसको कंप्रेसिंग फोर्स बोल देंगे। ये रहेगा स्प्रिंग की फोर्स ही। तो ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स था, इसके कारण स्प्रिंग की लेंथ में एक्सपेंशन आ गया, स्प्रिंग की लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो गई। और लेंथ कितनी इंक्रीज हुई? देखिए यहां था स्प्रिंग, अब यहां आ गया। ये एक्सपेंशन मैं कहता हूं, लेट अस कंसीडर दैट दिस चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल्स टू एक्स। तो जो स्प्रिंग फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर था? स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। भाई जितना आपने नोट किया, जितना ज्यादा इलोंगेट करवाया, जितना ज्यादा उसको खींचा, उतना ही तेजी से वापस गया स्प्रिंग। जितना कम खींचा उतना धीरे जाता है। तो मतलब ये जो स्प्रिंग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। मैं यदि स्प्रिंग फोर्स बताऊं आपको, तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर आया? इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैंने हटा दिया, के इंटू इलोंगेशन कितनी थी? एक्स। ये जो k है, ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। यहां पर हमने इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में यूज किया, और इसको दूसरा नाम क्या लिया जाता है इसका? स्प्रिंग कांस्टेंट। यूनिट यदि आपको इसकी मिलेगी, आप समझ सकते हो स्प्रिंग कांस्टेंट को। ये क्या था? फोर्स। भाई स्प्रिंग फोर्स अपॉन एक्स। स्प्रिंग फोर्स किस में मेजर किया जाएगा? फोर्स न्यूटन में और मीटर। तो जो के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी जो यूनिट होगी दैट इज न्यूटन पर मीटर। अच्छा, यदि आप स्प्रिंग को खींच लिया आपने, देखो मैंने इसको स्प्रिंग को खींचा, यहां तक आपने कोई भी फोर्स F लगाया हुआ है, और स्प्रिंग की इलोंगेशन कितनी है? x। इसमें एक पीछे की तरफ भी फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? कि x के बराबर, जिसका नाम क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्प्रिंग फोर्स इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया, कितना आ गया? kx। क्लियर है? अब आपने इस स्प्रिंग को यहां पर पकड़ रखा है, पकड़ रखा है। स्प्रिंग ना पीछे जाता ना आगे जाता। ध्यान दें, स्प्रिंग ना पीछे जा रहा ना आगे जा रहा है। मतलब इतना स्ट्रेच करने के बाद अभी फिलहाल भी स्प्रिंग किस में है? वो इक्विलिब्रियम में है। वो किस में है? इक्विलिब्रियम में है। और यदि स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है, नाउ इन दिस केस, देन द नेट फोर्स इसके ऊपर कितना होगा? जीरो। तो ये जो आपका स्ट्रेचिंग फोर्स है, इक्विलिब्रियम में है जब स्प्रिंग, तो स्ट्रेचिंग फोर्स भी इसके बराबर है, मैग्नीट्यूड में स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। क्योंकि यदि स्ट्रेचिंग फोर्स ज्यादा हुआ स्प्रिंग फोर्स से, तो ये बॉडी स्ट्रेचिंग फोर्स की तरफ जानी चाहिए, ये मास। स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हुआ तो ये वापस जाना चाहिए, लेकिन ये ब्लॉक अभी किसमें? रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम में, मींस नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब नेट फोर्स इस पे जीरो है। तो ये स्ट्रेचिंग फोर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू के एक्स। आपको क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल दी है। कॉन्फ़िगरेशन बदल दी है तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है, जो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी किससे कैसे निकालेंगे जी? वर्क डन निकाल दें। इसमें स्ट्रेचिंग के दौर कारण कितनी एनर्जी स्टोर हुई? जितना आपने स्ट्रेचिंग के लिए वर्क डन किया।
मतलब वर्क किया, जितना कार्य आप लोगों ने किया उतनी ही इसमें क्या स्टोर हुई है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वर्क डन निकालने जा रहा हूं मैं। फिर यदि मैं वर्क डन निकालने में कामयाब रहा तो हम पोटेंशियल एनर्जी को समझ गए हैं। तो देखिए वर्क डन निकाल देते हैं, कैसे निकालें, लेकिन एक दिक्कत है इस केस में। वर्क डन तो निकाल देंगे हम, लेकिन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या फोर्स कांस्टेंट है जी? बिल्कुल नहीं है, फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब आपने ये थोड़ा खींचा था तब एफ की वैल्यू कुछ और थी, जब जैसे जैसे आप लोग बढ़ाते गए एफ की वैल्यू बढ़ती गई। नहीं सर, गलत बोल रहे हैं, एफ की वैल्यू नहीं बढ़ती, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन इक्विलिब्रियम है बाबूजी। तो क्या होगा, जितना आप लोगों ने ये फोर्स बढ़ाया उतना ये फोर्स बढ़ता गया, जितना ये फोर्स बढ़ता गया उतना ही खींचने के लिए ये और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये और ये बराबर रहेंगे तो खींचेगा थोड़ी, एलोंगेट थोड़ी होगा। एक्स पे क्लियरली पता चल रहा है कि स्ट्रेचिंग फोर्स भी क्या है, के एक्स। तो के अपने स्ट्रेचिंग फोर्स की वैल्यू भी एक्स के अकॉर्डिंग बढ़ाई है, वेरिएबल फोर्स। तो क्या करें, शुरू में एक्सपेंशन कितना था, चलो मैं बाद में बता देता हूं लिमिट्स पुट करने में, एफ डॉट डी एक्स जी, बिल्कुल ये क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन एफ डॉट डी एक्स, कहां से कहां तक करना है काम। यहां पर x की वैल्यू कितनी थी, 0, यहां पर x की वैल्यू कितनी हो गई, x इलोंगेशन कितने मीटर आ गई, x मीटर, यहां कितनी थी 0 मीटर, तो 0 टू x। और यहां यदि आप लोग करोगे एफ डी एक्स कोस ऑफ थीटा, थीटा थीटा थीटा, आप वर्क डन निकाल रहे हैं किसके कारण, स्ट्रेचिंग फोर्स के कारण। स्ट्रेचिंग फोर्स की डायरेक्शन ये, x की डायरेक्शन ये, dx भी सेम, स्ट्रेचिंग फोर्स भी सेम, cos ऑफ 0 u इज इक्वल टू f कितना है, kx इंटू डी एक्स कोस 0 1 के बराबर है, और u इज इक्वल टू 0 टू x, लिमिट्स जरूर पुट करें, याद रखें इसको। k कांस्टेंट था, बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़ दो, डिवाइड कर दो पावर से, लिमिट 0 टू x। ये इंटीग्रेशन मैं बहुत बार आपको करवा चुका हूं, x स्क्वायर बाई 2, या फिर आप लोग लिख सकते हो हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेस्ड इन ए स्ट्रेस्ड स्प्रिंग। कोई बात नहीं, यदि आप लोग कंप्रेशन का केस आए तो वापस उल्टा नहीं होगा, एनर्जी यही स्टोर होगी। यदि आपने कंप्रेस किया होता, ये नेचुरल लेंथ से आपने उसको कंप्रेस कर दिया, एग्जैक्टली यहां प्रेजेंट था, लेकिन ये लेंथ आपने कंप्रेस कर दी, तो अब की बार जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या करेगा, इसको दूर धकेलने की कोशिश करेगा। ये इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स, इधर कौन सा है, कंप्रेशन का फोर्स, कंप्रेसिंग फोर्स, कंप्रेसिंग फोर्स ये है। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, कंप्रेसिंग फोर्स की तरफ, तो एंगल अब इस केस में भी कितना रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। क्लियर हुआ। आपको ये देखना है, जब आपने स्प्रिंग को जितना खींचना था वो खींच लिया, पकड़ लिया आपने यहां पर, तो स्प्रिंग फोर्स जो किसके बराबर था, के एक्स के बराबर, स्प्रिंग फोर्स ही बराबर होगा अप्लाइड फोर्स के, इक्विलिब्रियम। ओके, यदि वर्क डन आपको निकालना होता बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चेंज आता है, क्या आता है, चेंज क्या आता है। यदि वर्क डन निकालना है बाय स्प्रिंग फोर्स, तो यहां एक बदलाव था, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, x कहां से कहां तक चेंज हुआ है, 0 था, बाद में x मीटर तक हमने उसको खींच लिया, एफ डी एक्स कोस ऑफ। अब देखिए, यदि आपने स्ट्रेच किया तो dx तो x तो इधर है, डिस्प्लेसमेंट तो मास का, लेकिन स्प्रिंग फोर्स तो किधर खींच रहा था उस मास को, वापस एंगल 180 डिग्री। कंप्रेशन में देखते हो तो x तो इधर आया, लेकिन स्प्रिंग फोर्स क्या चाहता है, इसको दूर ले जाना, 180। उस केस में यहाँ कोस ऑफ 180 आता और ये आ जाता आपका माइनस, कोस 180 माइनस लग जाता, और कोई भी इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस हाफ के एक्स के।
मतलब स्ट्रेचिंग या फिर कंप्रेसिंग फोर्स के कारण तो वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन नेगेटिव होगा। क्लियर है? और ये जो कार्य करना पड़ा स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में या कंप्रेस करने में, दैट इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि वापस जैसे ही आप लोग इसको छोड़ दोगे तो स्प्रिंग फोर्स इसको वापस खींच के ले जाएगा, वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एनर्जी थी, तो ही तो ये वापस गया। स्प्रिंग के अंदर क्या स्टोर्ड है? एनर्जी। इसलिए उस एनर्जी के कारण स्प्रिंग इस मास को, इस ब्लॉक को वापस खींच लेगा और कार्य उसके ऊपर करेगा। ठीक है ना? जब देखिए ये नेचुरल लेंथ में जाने की कोशिश करेगा ना यहां से, तब स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव वर्क डन करेगा। अरे मैं बता देता हूं आपको कि अभी आपने देखा कि स्प्रिंग फोर्स को आपने इलोंगेशन करवाया है। यहां देखिए ये स्प्रिंग था, नेचुरल लेंथ थी, आपने क्या किया? उसको स्ट्रेच करवा दिया। कितना डिस्प्लेसमेंट उसका? x। वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स कितना आया? स्ट्रेचिंग फोर्स के कारण वर्क डन था हाफ kx²। और स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन कितना था? स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन था माइनस हाफ kx²। यहां तक मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा। अब आगे ये आता है, आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ जब स्प्रिंग है, इलोंगेटेड जो पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन थी इसकी, ये इससे वापस जाता है, इससे वापस जाता है, मतलब ये जो स्प्रिंग आ गया वापस उसकी ओरिजिनल शेप में, तो स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन कितना हुआ? उस केस में स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा? तो बताइए कितना होना चाहिए स्प्रिंग फोर्स के कारण? उस केस में जो स्प्रिंग फोर्स कार्य करेगा वो करेगा पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्यों? स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? ये डायरेक्शन, और जब आप इसको छोड़ दोगे तो ये वापस जाएगा। कौन सा फोर्स ले जाएगा? स्प्रिंग फोर्स ले जाएगा। कार्य कौन सा फोर्स करेगा? स्प्रिंग फोर्स करेगा। ये बॉडी किधर जाएगी? वापस इधर ही जाएगी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। इन दैट केस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू हाफ kx। ओके, तो ये था स्प्रिंग फोर्स के कारण, या जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन जो था। आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं इसमें से। अभी जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम इसके ऊपर कि कंसीडर करते हैं कि दो स्प्रिंग हैं हमारे पास जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स आपको गिवन है। वी हैव टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2। दो स्प्रिंग हैं। ये एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसको F फोर्स से खींचा जाता है। दूसरा स्प्रिंग है जिसको F फोर्स से खींचा जाता है, लेकिन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ठीक है, वैल्यू मैं बता देता हूं आपको। K1 की मैंने मानी 1500 न्यूटन पर मीटर और K2 को मैं मान लेता हूं 3000 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट, आपको क्या करना है? रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज स्टोर्ड इनटू टू स्प्रिंग, टू स्प्रिंग्स। दोनों स्प्रिंग्स में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उस पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो थोड़ा हिम्मत कर सकते हो, देखिए जो बच्चे कर सकते हैं वो करें, तब तक मैं बताता हूं। देखिए फोर्स दोनों के ऊपर इसने गिवन है कि दोनों स्प्रिंग्स को सेम स्ट्रेचिंग फोर्स से स्ट्रेच किया गया है। दोनों स्प्रिंग्स को स्ट्रेच करने के लिए बराबर फोर्स लगाया गया, तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है। ठीक है ना? तो इलोंगेशन जो दोनों में होगी वो सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी? डिफरेंट इलोंगेशंस आएंगी, कि फोर्स सेम लगाया गया है और दोनों स्प्रिंग अलग अलग हैं तो अलग अलग अमाउंट से खींचेंगे। तो मैंने माना कि इसमें इलोंगेशन जो क्रिएट हुई x1 और इसमें कितना है x2। तो यहां से आप क्या कह सकते हो? f किसके बराबर होता है? K1 x1, और यहां से f इज इक्वल टू K2 x2। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो आप, f से f कैंसिल आउट। x1 बाई x2 की वैल्यू कितनी आ गई? K2 बाई K1। आप सोल्व करके देख सकते हैं, K2 बाई K1। चलो ये मिल गया। But you have to calculate ratio of potential energy stored into the two springs।
U1 पहले स्प्रिंग में कितना, हाफ, कांस्टेंट कितना K1, इलोंगेशन कितनी x1 स्केयर, U2 कितना हाफ K2 x2 स्केयर। फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्केयर। इस स्प्रिंग में कांस्टेंट K1 इलोंगेशन x1, कांस्टेंट K2 इलोंगेशन x2। भाई x2 और x1 तो अलग अलग होंगे ही होंगे, ठीक है। अब रेशियो निकालना था तो U1 बाई U2 डिवाइड कर दिया, 1/2 से 1/2 कट गया, U1 बाई U2 इज इक्वल टू K1 बाई K2 इंटू x1 बाई x2, या स्क्वायर करके लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। U1 बाई U2 इज इक्वल टू K1 बाई K2 इंटू x1 बाई x2 कितना आएगा, x1 बाई x2। ये यदि आप लोग लिख देते हैं तो इसका कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, K2 स्क्वायर अपॉन K1, K2 स्क्वायर अपॉन K1 स्क्वायर, K2 से K2, K1 से K1, U1 बाई U2 इज इक्वल टू K2 बाई K1। K2 कितना था 3000 न्यूटन पर मीटर, K1 कितना था 1500 न्यूटन पर मीटर। कैंसिल आउट करा, U1 बाई U2 इज इक्वल टू 2 आ गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो कांस्टेंट है, दो स्प्रिंग हैं और उन दोनों को हमने स्ट्रेच किया है अप टू द सेम इलोंगेशन। इसी क्वेश्चन को सेम फोर्स की जगह सेम इलोंगेशन आप लोग बता सकते हो। तो आप ये बताओ कि किस में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। यदि इसी क्वेश्चन को यही कहा जाए कि रेशियो निकाले पोटेंशियल एनर्जी का, अभी आया 2:1, दीज स्प्रिंग्स आर स्ट्रेच्ड अप टू सेम इलोंगेशन। तो सेम इलोंगेशन है तो फोर्स का हमें मतलब ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। कैसे नहीं है, इसमें भी इलोंगेशन कितनी है x, इसमें भी इलोंगेशन कितनी है x, तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, U1 इज इक्वल टू हाफ K1 x स्क्वायर, दूसरे में U2 हाफ K2 x स्क्वायर, डिवाइड करेंगे हाफ से हाफ, x स्क्वायर से x स्क्वायर, U1 बाई U2 इज इक्वल टू K1 कितना 1500 3000। अब की बार 1:2, पिछली बार 2:1 आया था। चलिए ये तो हुआ बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है आपका जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। अगले केस में हम लोग करने वाले हैं एक थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा आज का। यदि आपको दिक्कतें आती हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने में, देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, और वैसे भी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं स्प्रिंग के, कुछ मुझे ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, देखिए ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा और दिखाएं, चलो थोड़ा सा और दिखाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, एंड देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास 8 kg प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। अब सिंपल सी बात है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया गया 200 न्यूटन पर मीटर, दिस इज गिवन डेटा। अब सिंपल क्या है, सिंपल ये है कि ये फ्रिक्शनलेस है, सरफेस प्लेन जो था फ्रिक्शनलेस प्लेन है, तो इस प्लेन के ऊपर ये मास तो 8 kg तो स्लाइड करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। 8g इसका वेट, 8g कोस ऑफ, ये आपको 30 डिग्री गिवन है, जस्ट कंसीडर द डेटा, 30 डिग्री ये आ गया। इधर क्या करेगा, 8g साइन 30 डिग्री आएगा, बाकी इनकी जरूरत थी नहीं, फिर भी कर लेते हैं। तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस 8g साइन 30 का नीचे की तरफ आएगा, आएगा ना, आएगा तो मतलब मोशन में आएगा, कुछ एनर्जी होगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ भी होगी। यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में। तो ये मैं सिंपली ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जब ये ब्लॉक यहां से आएगा, इस पे टकराएगा, टकराने के दौरान कहता है ये इस स्प्रिंग को 1 मीटर तक कंप्रेस कर देता है, ठीक है ना। मतलब ये इसको टकराएगा, टकरा के धीरे 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 स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस होगा, और फाइनली स्प्रिंग क्या करेगा, इसकी मोशन को रोकेगा, फाइनली कहां पे आ जाएगा, ये रुक जाएगा,
थोड़ा सा स्प्रिंग को कंप्रेस करके रुक जाएगा। ये 1 मीटर इसको कंप्रेस कर देता है स्प्रिंग को, और फिर फाइनली ये ब्लॉक किस पे आ जाता है, रेस्ट पे 1 मीटर कंप्रेस करने के बाद। तो आपको निकालना है हाउ मच डिस्टेंस इज traveled by the block बिफोर कमिंग टू रेस्ट। भाई ये स्प्रिंग पे गिरेगा, स्प्रिंग इसकी मोशन को रेजिस्ट करेगा, और ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन इस ब्लॉक ने रेस्ट में आने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। चलो देखते हैं कितनी डिस्टेंस कवर की है। इसको मैं एक बार मिटा दूं। कैसे करना है क्वेश्चन को, इसको एनर्जी से करना है आपको। बाकी एक मेथड और भी है, लेकिन अब हम जो एग्जांपल करने जा रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के कर रहे हैं, तो उसी का हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो देखिए ये ब्लॉक मान लेते हैं कि ये डी डिस्टेंस तक आके रेस्ट पे आ जाता है। कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, डी, ठीक है। तो इस ब्लॉक ने रेस्ट पे आने से पहले डी डिस्टेंस को कवर कर लिया। ये मान ली मैंने, ये चल नहीं रहा। चलो अब क्या करा जाए, ये जो डिस्टेंस थी इसने कवर की, वो डिस्टेंस कितनी थी इसने, डी। तो मैंने ये बना लिया डायग्राम इसका, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना 30 डिग्री। ये हाइट जो थी ना, ये हाइट कितनी होगी, एच जो है, ये एक मुद्दे की बात है, ये हाइट कितनी होगी। ये हाइट होगी ट्रायंगल के हिसाब से 30 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर हो गई ये साइड, और ये हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है ना। तो एंगल के सामने होगा वो परपेंडिकुलर, और 90 के सामने होगा वो हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है h अपॉन d इज इक्वल टू, ये है p अपॉन h साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड h इज इक्वल टू d साइन 30 डिग्री। अब इस बात को समझ लें, हाइट आ गई, इसके पास कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो अभी मतलब कुछ 5-10-15 मिनट पहले हम लोगों ने इसको अभी पढ़ा है। इसके पास एनर्जी कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये नीचे जाएगा तो मतलब इसकी हाइट तो कम हो रही है ना, भले ही आप लोग ये इस पाथ से जाए, लेकिन हाइट में तो इसमें भी फर्क पड़ेगा। जब ये यहाँ होगा तो इसकी हाइट कुछ कम होगी, तो जब ये नीचे जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, वो क्या होगी, रिड्यूस, कम होगी। अब एनर्जी कैन नाइदर बी destroyed nor be created, neither be created nor be destroyed। तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय तो हुई नहीं, फ्रिक्शनलेस वैसे ही है, तो एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में भी नहीं जा सकती। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जितनी एनर्जी कम हुई है, ये जब ये नीचे जाएगा, ये रेस्ट में आएगा, तब ये कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को। स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर होगी। कितनी एनर्जी स्टोर होगी, जितनी इसकी एनर्जी कम हुई होगी। सिंपल है एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब, कि जितनी एनर्जी इसकी यहां से यहां तक, जब ये नीचे जाएगा रेस्ट में आएगा, तब तक जितनी एनर्जी इसकी कम हुई, उतनी ही एनर्जी किसमें स्टोर होनी चाहिए, किसमें होनी होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। और दूसरा केस कौन सा है, सिर्फ एनर्जी को स्टोर करने का, स्प्रिंग, वो किसमें होगी, स्प्रिंग में। बात सिंपल सी है। तो इसकी एनर्जी कितनी कम हुई, जी एम जी, हाइट कितनी रिड्यूस हो गई, इसकी हाइट इतनी, एच से रिड्यूस हो गई, डी साइन 30। और स्प्रिंग में कितनी स्टोर हुई, हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ था, 1 मीटर, के कितना था 200, 1 मीटर गिवन था। एम कितना है 8, जी कितना 10, डी कितना निकालना है, साइन 30 1/2 200 कैंसिल आउट, ठीक है, एन से कैंसिल आउट। डी इज इक्वल टू 20/8, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2.
यहां से ब्लॉक इस पे जाएगा, टकराएगा, ब्लॉक इसको कंप्रेस करेगा। इसके पास जो एनर्जी थी, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, या एक काम और भी कर सकते हैं, यहां आप वेलोसिटी निकाल लें कि जब ये यहां से यहां तक पहुंचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी यहाँ पर ब्लॉक की, वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। ये ब्लॉक देखिए यहां से यहां गया तो इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। इसकी पोटेंशियल डिक्रीज हुई, किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक में। ये इससे टकराया, काइनेटिक जो एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई, स्प्रिंग की पोटेंशियल में। एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन है ये, लेकिन जो इसकी जितनी डिक्रीज हुई उतनी ही इसकी काइनेटिक बनी और उतनी ही किसमें बनी, इसमें। क्लियर, स्प्रिंग के अंदर वो स्टोर हो गई। तो आपको एनर्जी के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, और जब भी हम कोई लाइव क्लासेस में आएंगे तो आपको जरूर बताएंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए थैंक यू।